Grief is a reaction of an individual to significant loss. ठीक है, देखो ग्रीफ क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रीफ क्या होता है। ठीक है, ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ इज अ रिएक्शन। क्या है ये? रिएक्शन। ठीक है, किसका रिएक्शन? हमारे इंडिविजुअल में जो भी माइंड चल रहा होगा उसका रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है? ग्रीफ एक रिएक्शन है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसका? इंडिविजुअल। ठीक है, तो ग्रीफ क्या है समझते हैं? ग्रीफ एक इंडिविजुअल का रिएक्शन है, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट लॉस। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो डिनोट करता हो। क्या करता है? क्लियर हो गया? कभी भी अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल को लॉस हो गया हो, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो गया हो, चाहे वो किसी पर्सन का लॉस हो गया हो, चाहे किसी और अदर चीज का लॉस हो गया हो, कोई भी सोर्सेज का जो आपके पास है, वो जो आपका प्रिय है उसका लॉस हो गया हो, तो क्या होगा? उसमें एक रिएक्शन पैदा होगा जो क्या सिग्निफिकेंट करेगा? लॉस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रीफ। तो ग्रीफ क्या है? ग्रीफ इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एक क्या है? ग्रीफ एक रिएक्शन है। क्लियर हो गया? जिसमें इंडिविजुअल अपने इमोशंस को क्या करता है? शो करता है। क्लियर हो गया? कौन से इमोशंस को शो करता है? लॉस वाले इमोशंस को शो करता है। उसको क्या बोलते हैं? ग्रीफ। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप क्या क्या चीजें शो कर सकते हो वो देख लेते हैं। एक लॉस में आप क्या क्या चीजें शो करोगे? फर्स्ट दैट्स कॉल्ड शॉक। ठीक है, सेकेंड दैट्स कॉल्ड डिसबिलीफ। ठीक है, डिसबिलीफ, दैट्स कॉल्ड एंगर। और क्या लिखोगा? डिप्रेशन। ठीक है, तो एक लॉस जब भी किसी इंडिविजुअल का लॉस होता है तो वो क्या क्या चीजें शो करता है? या तो वो शॉक में रहेगा, या तो वो उस पर बिलीव नहीं करेगा। डिसबिलीव मतलब उस पर बिलीव नहीं करना, दैट्स कॉल्ड डिसबिलीव। क्लियर हो गया? उस पर वो बिलीव नहीं करेगा। देन या तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने के कारण उसको डिप्रेशन हो जाएगा, या तो एंगर शो करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन क्या बोलता है कि ग्रीफ क्या है? एक किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिएक्शन है जो क्या शो करता है? वो शो करता है लॉस को शो करता है। ठीक है, और लॉस में क्या क्या शो करेगा वो अपने बिहेवियर में? या तो डिसबिलीफ को शो करेगा, या तो शॉक को शो करेगा, या तो डिप्रेशन को शो करेगा, या तो एंगर को शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट हो सकता है इरिटेबल भी हो जाए। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपको ये समझाने के लिए बताया गया है कि ग्रीफ क्या है? ग्रीफ एक इमोशनल प्रोसेस है। ठीक है, या तो बोल सकते हो ग्रीफ एक रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन है, या तो क्या बोल सकते हो आप? क्या बोल सकते हैं? इमोशनल प्रोसेस है। ठीक है, जो किसको शो करता है? वो शो करता है लॉस को शो करता है। ठीक है, और लॉस को शो करने के बाद कभी भी किसी भी इंडिविजुअल को अगर लॉस होगा तो वो क्या शो करेगा? किससे शो करेगा? विद द हेल्प ऑफ एंगर, विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन, विद द हेल्प ऑफ डिसबिलीफ, विद द हेल्प ऑफ इरिटेबिलिटी। ठीक है, और बहुत सारे रिएक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं? शो करते हैं अपने लॉस के इमोशंस को। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीफ। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं दैट्स कॉल्ड थ्योरीज ऑफ ग्रीफ। ठीक है, थ्योरीज क्या बोलता है? ठीक है, थ्योरीज क्या बोलता है? कुबलर रॉस नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था कुबलर लॉस में 1969। कब? 1969। कुबलर रॉस ने 1969 में थ्योरीज ऑफ ग्रीफ को डिस्कवर किया।
ठीक है। इस थ्योरीज में बेसिकली क्या चीज के बारे में बताया गया है कि एक इंडिविजुअल के पास बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। कि थ्योरीज ऑफ ग्रीफ किसने डिस्कवर किया था? कुबलर रॉस ने डिस्कवर किया था। कब? 1969। यहाँ पे समझ में आ गया? आगे बढ़ो। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुबलर रॉस जो था 1969 में क्या बोलता था थ्योरीज ऑफ ग्रीफ के बारे में, ठीक है। कुबलर रॉस ने बोला कि हमारा लाइफ जो होता है, किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ जो होता है, वो बेसिकली 5 अलग अलग स्टेजेस पे डिवाइड होता है, ठीक है। समझ में आ गया? कितने में डिवाइड होता है? 5 अलग अलग स्टेजेस पे डिवाइड होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेज जो होता है उस स्टेज को हम लोग कहते हैं डिनायल, ठीक है। सेकेंड स्टेज जिसे हम कहते हैं एंगर, देन नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं स्टेज थर्ड बार्गेनिंग, स्टेज 4 दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन, स्टेज 5 दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि कुबलर रॉस आखिर 1969 में क्या बोलता था। वो बोलता था कि एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, या फिर एक इंडिविजुअल के इमोशंस में ये 5 स्टेजेस होते हैं। ग्रीफ का स्टेज बता रहा है ना, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रीफ का मतलब क्या होता है। ग्रीफ का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जो लॉस में शो होता है। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करें, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरीज, किसके बारे में? ग्रीफ के थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर बोलता है कि कुबलर रॉस ये बोलता है कि हमारा लाइफ जो होता है वो ग्रीफ में 5 अलग अलग स्टेजेस पे डिवाइड होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेज 1 में क्या होता है। स्टेज 1 में आता है सबसे पहले, इसको हम लोग बोलते हैं डिनायल। क्लियर हो गया? देखिए अभी हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करें? हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीफ के बारे में। किसके बारे में? ग्रीफ का मतलब क्या होता है? ग्रीफ का मतलब होता है लॉस। अभी हम लोग लॉस के इस सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी किसी भी इंडिविजुअल को लॉस होता है या फिर कोई भी इंडिविजुअल के लाइफ में कुछ ट्रेजेडी होती है, तो वो क्या करता है? सबसे पहला रिएक्शन जो उसके पास आता है उसको बोलते हैं डिनायल। डिनायल मतलब अगर किसी का भी लॉस हो जाता है कुछ भी चीज, तो सबसे पहले वो नकार देगा या फिर सबसे पहले वो बिलीव नहीं करेगा कि उसके साथ क्या होगा। समझ मेरी बात? अगर कोई भी उसको इंफॉर्मेशन दे दे तो वो क्या करेगा? डिनायल करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? उस स्टेज को कहते हैं स्टेज कॉल्ड डिनायल। मतलब उस सिचुएशन को वो कभी भी क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको क्या कर लेगा? वो डिनायल कर लेगा। वो भरोसा ही नहीं कर पाएगा कि उसके लाइफ के साथ क्या हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है लॉस। डिनायल के बाद जब पेशेंट इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल डिनायल कर लेता है, उसके बाद कौन सा स्टेज आता है? उसके बाद आता है एंगर, स्टेज 2 बोलते हैं उसको, ठीक है। इस स्टेज में, एंगर वाले स्टेज में, ये जो पर्सन होता है वो ये कहता है, क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैं ये कर दिया हमेशा मेरे साथ ही होता है, कुछ नुकसान होता है तो हमेशा मेरे साथ ही होता है, ऐसा क्यों होता है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
जिस कारण उसको क्या होता है, एंगर होता है। किसके ऊपर? अपने आप एंगर होता है, गुस्से में वो बहुत ज्यादा एंगर होता है, अपने इंटरनल फीलिंग में भी वो क्या करता है, एंगर होते रहते हैं। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज 2, दिस कॉल्ड एंगर। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेज जो आता है उस स्टेज को बोलते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब पता है? बार्गेनिंग का मतलब होता है तोल मोल करना, मतलब कि कुछ चीजें अगर आपके पास है तो उसको क्या करना, धीरे धीरे कम करना या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। तो ये इंसान जो होता है, इंडिविजुअल क्या करता है, किससे बार्गेनिंग करता है? भगवान से बार्गेनिंग करता है। किससे बार्गेनिंग करता है? भगवान से। भगवान तो मुझे एग्जाम में पास करा देना, अगर तू पास करा देगा तो मैं क्या करूँगा, इतने नारियल चढ़ाऊंगा, है ना। भगवान तो मुझे सिचुएशन पे से निकाल देना तो मैं क्या करूँगा, हर संडे चर्च जाऊंगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ बार्गेनिंग करते हैं। ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ तो मैं ये करूंगा, ऐसा अगर मेरे साथ भगवान कर देगा तो ये करूंगा, भगवान तो मुझे ऐसा कर तो मैं क्या करूंगा, तेरे लिए ये करूंगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक बार्गेनिंग होता है। तो इंडिविजुअल क्या करता है, थर्ड स्टेज में क्या करता है, बार्गेनिंग करता है। ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट स्टेज में आता है, उसके स्टेज को बोलते हैं स्टेज 4। उस स्टेज में पेशेंट क्या होता है, डिप्रेशन स्टेज। अगर इससे भी सक्सेस नहीं हो पाता तो वो किस पे चला जाता है, डिप्रेशन। ठीक है, समझिए। अगर ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट चालू होता है। अगर जो भी पेशेंट डिप्रेशन अगर सफर कर रहा हो, उस सिचुएशन से सफर कर रहा हो और पेशेंट बहुत ज्यादा धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसका इलाज करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन हमारे अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, समझिए मेरी बात। वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, हमको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करता है, हमारे लाइफ को डिफेंस करने के लिए मदद करता है, इन सारी चीजों से, इन सारे थॉट से, इन सारे इमोशन से। ठीक है, सारे इमोशंस हमारे लिए जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेशन समय तक सब जरूरी है। समझिए मेरी बात। अगर कोई भी इमोशन ज्यादा होता है तो वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा आपका मूड फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर आप क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा मूड आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जा रहे हो बहुत सोच के, तो भी क्या करोगे, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो। लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म क्या करता है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको मदद करता है, ये इसका काम ही है। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या है, काम ही है। देन नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे साथ हो गया, हम उस सिचुएशन को क्या करते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं लास्ट में कि अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अगर कोई किसी को लॉस होना था घर में तो वो लॉस हो गया, अब क्या कर सकते हैं उसमें, अब इसको जाना था तो वो चला गया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएम, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिफेंस मैकेनिज्म इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मदद करता है कि अब आपके साथ जो भी सिचुएशन हो गया है, उसको हो गया है, अब छोड़ो, हटाओ और आगे बढ़ो। समझे मेरी बात। तो बेसिकली कुबलर रॉस जो था, उसने 1969 में ये 5 स्टेजेस को डिस्कवर किया, जिसमें स्टेज फर्स्ट जो था वो कहता है कि डिनायल, सेकंड स्टेज जिसको वो कहता है एंगर, थर्ड स्टेज जिसको कहते हैं बार्गेनिंग, फोर्थ स्टेज जिसे वो कहता है डिप्रेशन, एंड फिफ्थ स्टेज जिसे वो कहता है एक्सेप्टेंस। हर इंडिविजुअल के अंदर ये 5 स्टेज होते हैं जब वो किसी लॉस के सिचुएशन से जूझ रहा है। समझे मेरी बात। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझने लग गया है, सब चीजों को जानने लग गया है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बेसिकली इस 6-5 स्टेजेस से वो क्या होता है, बाहर मतलब 5 स्टेज से वो क्या करता है, सिचुएशन से जूझ रहा है। क्लियर होता है। अब डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन कितने समय तक रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो किस्सा कितना, वो जो भी पर्सन लॉस हो रहा है वो कितना आपके साथ मिंगल है। समझ मेरी बात। किसी को डाउट है?
इसमें नहीं है। ये सब स्टेज समझ में आ गया, पांचों स्टेज। यस सर। आगे बढ़ो मैं। यस सर। ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते, नेक्स्ट क्लास देखता हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस ऑफ ग्रीफ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अभी? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ ग्रीफ। फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस की, और यहाँ पर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स की। ठीक है, एक इंडिविजुअल बेसिकली टू टाइप से रेस्पॉन्स करता है, टू टाइप से एक्सप्रेस करता है। ठीक है, समझ में आ गया? रेस्पॉन्स का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, मतलब आप किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना विद द हेल्प ऑफ इमोशंस। चाहे आप सैडनेस का इमोशंस लेके चलो, चाहे आप किसी चीज का भी इमोशंस लेके चलो, तो आदमी जो होता है, एक इंडिविजुअल जो होता है, वो दो तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है ग्रीफ के सिचुएशन में। ठीक है, क्या क्या? एक जो होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस एंड सेकंड इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल। ठीक है, अगर साइकोलॉजिकल से रिलेटेड है तो वो किससे आएगा? माइंड से रिलेटेड। और अगर फिजियोलॉजिकल है वो किससे आएगा? बॉडी फंक्शन से रिलेटेड। समझ में आ गया? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज में हम लोग क्या देखते हैं, फिजिकल रेस्पॉन्सेज में हम लोग ये देखते हैं कि फिजिकल रेस्पॉन्सेज और फिजिकल रेस्पॉन्सेज साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स में, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स में रिलेट करता है आपके माइंड के इंटरनल फीलिंग्स से जो आपके दिमाग में चल रहा हो। ठीक है, कोई भी इंसान अगर लॉस होता है, कोई भी इंसान के अगर कुछ भी चीजें लॉस होती है, तो वो इमोशंस जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसके माइंड पर असर करेगा, उसके बॉडी पर भी असर करता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो बॉडी माइंड रिलेशनशिप क्या होता है। अगर बॉडी अफेक्ट होगा तो आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, और अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होगा तो आपका बॉडी भी अफेक्ट होगा। समझ में आ गया? क्लियर आ गया? इसको बोलते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। यहाँ पर वैसे क्या होता है कि अगर जो भी इंडिविजुअल ग्रीफ में चल रहा हो, तो वो क्या करता है, उसके फिजियोलॉजिकल में भी डिस्टर्बेंस होता है और उसके साइकोलॉजिकल में भी डिस्टर्बेंस होता है। तो देखते हैं क्या क्या रेस्पॉन्सेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स में लिख लीजिए क्राइम। First is called crying. Second क्या होगा? Decrease respiration. ठीक है, decrease respiration, shortness of breath, और fatigue, insomnia, और क्या होगा? और क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, चोकिंग, फीलिंग, और क्या होगा? इसको जीआई डिस्टर्बेंस। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करें फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस की। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस रिलेट करता है आपके बॉडी के फंक्शन से या फिर बॉडी स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करें? फिजियोलॉजिकल बोलने का मतलब होता है बॉडी के फंक्शन से, दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? बॉडी के स्ट्रक्चर से। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्लियर हो गया? यहाँ पर फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बॉडी के फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है, आप लोग का सबसे पहले देखना क्राइम। ठीक है, अगर किसी के पास लॉस होता है तो वो सबसे ज्यादा क्या करेगा? क्राई करेगा, रोएगा। वो एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। देन नेक्स्ट आता है डिक्रीज रेस्पिरेशन, मतलब धीरे धीरे सांस लेने में उसको तकलीफ होगा, रेस्पिरेशन प्रॉपर्ली नहीं आएगा। अगर वो प्रॉपर्ली क्राई करता रहेगा, दिन भर क्राई करता रहेगा तो क्या होगा? उसका ब्रीथ धीरे धीरे कम होगी, रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी। इसीलिए बोला गया है डिक्रीज रेस्पिरेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है? रोते रहोगे फिर क्या करेगा? लंबा सांस लोगे, फिर रोते रहोगे, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं उसको। ठीक है, सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ होना, उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देन नेक्स्ट आता है फटीग, पेशेंट को फटीग महसूस होगा। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को इंसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगा। क्यों नींद नहीं आएगा? क्योंकि बहुत समय तक वो उसके बारे में सोचता रहेगा। और जब किसी चीज के बारे में आपका दिमाग प्रॉपर्ली लगा हुआ है, आप किसी चीज को सोच रहे हो बार बार, तो आपको नींद कहाँ से आएगी? क्योंकि जब भी आप आंख बंद करोगे, जब भी आप सोने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपको क्या चीज आएंगी? थॉट्स। और ये थॉट आपको क्या करेगा? प्रॉपर्ली इंसोम्निया कॉज करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर आपका प्रॉपर्ली आप किसी पर्टिकुलर थॉट्स पर फोकस कर रहे हो तो आपका लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, आप खाने की आपको इच्छा नहीं होगी। ये हर इंडिविजुअल को होता है। अगर वो किसी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका मन अपने आप खाने से हट जाएगा, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। क्लियर हो गया? ये थॉट, लॉस का जो थॉट्स होता है वो आपके हर एक बिहेवियर पर हावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पर्टिकुलर एक चीज को सर्कुलेट कर रहा होता है, एक थॉट्स को सर्कुलेट कर रहा होता है बार बार बार। वो ऐसा था, वो बढ़िया था, वो ऐसा था, वैसे किया उसने मेरी लाइफ के साथ, वैसे किया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। ये सारी चीजें क्या हो गया? आपके थॉट प्रोसेस में चलने लगता है, जिसके कारण आपको इंसोम्निया हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। इसके अलावा चोकिंग फीलिंग होगा, ऐसे लगेगा आपको गला में कुछ फंस गया है, गले में कुछ अटक गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा, वो फील होने लगा, उसको बोलते हैं चोकिंग फीलिंग। ठीक है, इसके अलावा जीआई डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, जीआई डिस्टरबेंस भी होता है किसी किसी को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टरबेंस। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये सारी चीजें आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है, क्या क्या देखे हो आप? फिजियोलॉजिकल पर्सन में क्या क्या डिस्टरबेंस होता है? क्राइम, डिक्रीज रेस्पिरेशन, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, चोकिंग फीलिंग एंड जीआई डिस्टरबेंस। ये सारी चीजें आप किसमें देखते हो? फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग क्या डील करते हैं? नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे क्या? साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चीज को जान लेते हैं। साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस बोलने का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकली इज रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, माइंड को आप लोग देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, है ना? लेकिन आप फील कर सकते हो, है ना? क्लियर हो गया? माइंड में बहुत सारी चीजें होती है जो इस चीज को भी क्या करता है? रिलेट करता है और रेस्पॉन्स करता है। जैसे फर्स्ट में हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं? इंटेंस लोनलीनेस या फिर सैडनेस। ठीक है, लोनलीनेस या फिर सैडनेस। नेक्स्ट इज कॉल्ड एंजाइटी एंड
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। ठीक है, और फोकस। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? डिसओरिएंटेशन, एंगर, इरिटेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीजें हैं, डिक्रीज सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल मीन्स ये रिलेट करता है आपके माइंड के अंदर, और ये सारे फीलिंग जो होते हैं वो आपके माइंड के अंदर होता है। क्लियर हो गया? बाहर आप इस सारी चीजों को शो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, या फिर रिएक्शन। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, कोई भी पर्सन अगर ग्रीफ में चल रहा है, उसको लॉस हो गया है, तो पेशेंट क्या करेगा? लोनलीनेस फील करेगा, या तो सैडनेस फील करेगा। दोनों एक ही होता है, अकेलापन महसूस करेगा, बहुत दुखी महसूस करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या होगा इसमें देख सकते हो। इसके अलावा क्या देखोगे आप? एंजाइटी और पैनिक एपिसोड्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजाइटी और पैनिक का एपिसोड्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजाइटी क्यों होगा? एंजाइटी इसलिए होगा क्योंकि उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा अपने लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, इसलिए पैनिक एपिसोड और एंजाइटी होने के चांसेस है। देन नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन। प्रॉपर्ली किसी भी चीजों पर कंसंट्रेट करने में उसको दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है, अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट आता है क्या? डिसओरिएंटेशन। जब ये लॉस होता है या कुछ चीजें होती है उस समय वो क्या होगा? डिसओरिएंटेशन भी हो सकता है। समझ, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या चीज हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आपका एंगर और इरिटेबिलिटी। गुस्सा भी आ सकता है और इरिटेट भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? डिक्रीज सेल्फ स्टीम। ठीक है, बहुत सारे लोग का क्या होता है, कुछ चीजें लॉस होती है तो उसका सेल्फ स्टीम क्या होता है, धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि उसके लाइफ में ऐसा बर्डन आ जाता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे में ये एबिलिटी नहीं है, मैं इसको कैसे फुलफिल करूंगा, मेरे साथ मेरे परिवार नहीं, मेरे रिलेटिव्स नहीं, मैं अकेला था, दुनियादारी, बहुत सारे थॉट्स उसके माइंड में आना चालू हो जाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जिसके कारण धीरे धीरे उसका सेल्फ स्टीम जो होता है वो डाउन होने लग जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में जब भी किसी भी इंडिविजुअल को लॉस होता है उस समय साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्यों साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है? इसलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है ताकि पेशेंट को या फिर कोई भी इंडिविजुअल को हम क्या कर सके, वापस से रिगेन करवा सके। समझ मेरी बात? विदाउट सपोर्ट, अगर किसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पेशेंट वापस से फिर क्या होगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। समझ मेरी बात? हाँ, इसलिए ये सब कैटेगरी जो आता है आपके साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज ऑफ ग्रीफ के अंदर आता है, जिसपे हम लोग देखते हैं पेशेंट क्या फील करेगा, लोनलीनेस फील करेगा, पेशेंट सैडनेस फील करेगा, पेशेंट क्या फील करेगा, एंजाइटी और पैनिक एपिसोड्स को फील करेगा। इसके अलावा डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन हो जाएगा, फोकस प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा। इसके अलावा डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, बहुत सारे और चीजें हो सकती है पेशेंट को, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। यहाँ हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि पेशेंट की। पेशेंट को भी हो सकता है और इंडिविजुअल को भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ो। चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? अब लोग यहाँ पर बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में। किसके बारे में? मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल
जो ग्रीफ से सफर कर रहा हो उसका आप कैसे मैनेज करोगे? आप लोग बताइए कैसे मैनेज करोगे? फर्स्ट दिस कॉल्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो पेशेंट के साथ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपको मैनेज करना है तो दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसलिए इंडिविजुअलों को देना जरूरी है क्योंकि इंडिविजुअल जो होता है वो अगर शरीर से कमजोर है या शरीर से कमजोर हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? इफ अगर मानसिक रूप से कमजोर होगा उसके से क्या बोलते हैं मानसिक रूप से कमजोर होगा तो क्या होगा? उसके कारण उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी क्या होंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपके सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करेंगे। किसके लिए? सेल्फ स्टीम को इंक्रीज करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है। यहाँ पर पेशेंट को अगर आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखो तो लोग क्या सोचने लग जाते हैं, इंडिविजुअल क्या सोचते हैं, हाँ मेरे सपोर्ट में तो कोई है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, आप उसको मोटिवेट करोगे, तो क्या होगा? पेशेंट का मूड जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा मूड। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? आप काउंसलिंग दे सकते हो, आप बिहेवियर थेरेपी दे सकते हो, इसके अलावा आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दे सकते हो, आप उसको काम में लगाकर बिजी कर सकते हो, व्यस्त कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड डाइवर्शनल थेरेपी। क्या दोगे आप? डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करोगे पेशेंट को, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। ठीक है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दोगे साथ में, ताकि जो हो गया कोई बात नहीं, आगे लाइफ बचा है, फ्यूचर बचा है, इतना जल्दी खत्म होने की बात नहीं है। बहुत तरीके से आप पेशेंट को क्या कर सकते हो? साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। क्लियर हो गया? समझ में आ गया है ना? इस सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। इस सिचुएशन में, ग्रीफ वाले सिचुएशन में सुसाइडल टेंडेंसी भी क्या होती है? बढ़ती है ना? जैसे मैं आपको पहले बताया कि पेशेंट जो होगा, इंडिविजुअल जो होगा, वो क्या फील करेगा? लोनलीनेस फील करेगा, सैडनेस फील करेगा। ठीक है, इस कारण, उस थॉट प्रोसेस के कारण क्या होता है? आपका सुसाइडल टेंडेंसी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे? मॉनिटर करोगे पेशेंट को, प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे। क्या करोगे? कम्युनिकेशन समझते हो? बातचीत करोगे, वार्तालाप करोगे, है ना? कभी भी पेशेंट को या फिर कोई भी इंडिविजुअल को ज्यादा समय तक अलोन नहीं रखोगे। अलोन इसलिए रखोगे क्योंकि जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो ज्यादा से ज्यादा हावी हो सकता है ना? इंडिविजुअल सोचने लगता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी फ्री हो जाता हूँ, ये सारी टेंडेंसी आने लग जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी आने। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है डिप्रेशन से, अगर पेशेंट सफ़र कर रहा है एग्रेशन से, एंग्जाइटी से, तो आप मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट। क्या प्रोवाइड करोगे? प्रॉपरली मेडिकेशन देते।
इसके अलावा पेशेंट को स्लीप की भी ज्यादा जरूरत है, प्रॉपर स्लीप की। है ना, अगर अच्छे से सोएगा तो क्या करेगा, रिलैक्स फील करेगा। समझे मेरी बात? तो ये सारी चीजें हैं एक ग्रीफ के अंदर कि आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, कैसे आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपने अभी तक क्या देखा कि प्रोसेस क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, थ्योरीज क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आता है, ग्रीफ के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें मैनेजमेंट है जो आप फुलफिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कुछ चीजें अगर आपको लगता है करने के लिए तो आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, कर सकते हो। इफ अगर मान लीजिए प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है, पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहा है, या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंगर हो गया, गुस्से वाला हो गया है, तो उसके मूड में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, आपको बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना कि लॉस के कारण पेशेंट धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, आप प्रॉपरली उसको काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप काउंसलिंग ही कर रहे हो तो भी आपको बात को नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आप 24 आवर्स किसी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कंसंट्रेट आप कर 24 आवर्स किसी से बात कर सकते हो? नहीं। लेकिन थॉट जो होता है किसी भी इंडिविजुअल का 24 आवर्स चल सकता है। समझे मेरी बात? और एक चूक सुसाइडल टेंडेंसी को भी बढ़ा सकता है किसी भी इंडिविजुअल के। समझे मेरी बात? इसीलिए आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर सकते हो ताकि स्टाफ जो है वो 24 आवर पेशेंट को मॉनिटर कर सके, है ना। हॉस्पिटल में क्या होता है, 3 शिफ्ट में ड्यूटीज होती है ना, तो उसमें हर इंसान अपना अपना अलग अलग से काम करता है, और वहां पर पेशेंट जो होता है वो अलग अलग थेरेपीज के थ्रू भी पेशेंट रिकवर कर सकता है ना। आप हर थेरेपीज तो नहीं दे सकते क्योंकि आप थेरेपिस्ट नहीं हो। आप थेरेपिस्ट नहीं हो तो आप प्रॉपर थेरेपी नहीं दे सकते। हाँ, आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो, लेकिन एक लिमिटेशन में साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो, है ना। लेकिन एक थेरेपिस्ट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट और आपका थेरेपी दोनों में बहुत अंतर है। क्लियर हो गया? तो हॉस्पिटल में ये सारे फैसिलिटीज आपको प्रॉपर मिल सकेगी। इफ अगर ग्रीफ का लेवल ज्यादा हो जाता है तब ड्रग्स में आप दे सकते हो, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हो, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हो, ठीक है, मूड एलिवेशन ड्रग देते हो, मूड स्टेबलाइजर दे सकते हो। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। कुछ डाउट है अभी तक? क्लियर हो गया पूरा ग्रीफ? यस सर।